जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग का जो टॉपिक है करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स तो आज का टॉपिक नहीं है। और आज का टॉपिक जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज ये लगातार चलेगी, लगभग 20-25 लेक्चर होंगे और बीच बीच में ये करंट अफेयर्स के साथ आपको मिलती रहेगी ताकि एक बोरियत सी महसूस ना। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री जानना इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि अब हम इसके बाद पॉलिटी का हमारा कंटिन्यू चल रहा है लेक्चर। हर फ्राइडे आपको पॉलिटी के लेक्चर मिल रहे होंगे, साथ में करंट अफेयर्स का डेली लेक्चर मिल रहा होगा। साथ में ये इस वजह से जानना ज़रूरी है क्योंकि अब हमारी आधुनिक भारत का इतिहास ये टॉपिक जो है ये चालू होगा। इस वजह से थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेट करके इसको पढ़ाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत, और उस शुरुआत में हम लोग देखेंगे पुनर्जागरण और प्रबोधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायरेक्ट ये केवल और केवल आपके एग्ज़ाम के लिखने के उसमें मेंस में काम आएगा, लेकिन अगर आप ये बैकग्राउंड जानते रहेंगे तो आपकी जो आंसर राइटिंग की क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी और कुछ नहीं। ठीक। दूसरी बात, आप विश्व की घटनाओं को रटने की बजाय एक दूसरे से इंटर रिलेट करना सीखेंगे ताकि आपकी समझ भी बेहतर हो सके, आपकी आंसर राइटिंग की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सके और चीज़ों को आप बेहतर नज़रिए से क्या कर सकें, देख सकें। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो है प्रबोधन, या इसी का दूसरा नाम है ज्ञानोदय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनलाइटनमेंट। ठीक। देखिए, दो टर्म है। एक है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब है रेनेसा। पुनर्जागरण का मतलब है फिर से जागना। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम जागे हुए थे, बीच में सो गए और वापस से जग गए। इस टर्म का इस्तेमाल क्यों करता हैं और किस रेफरेंस में करते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, जो आधुनिक विश्व का इतिहास है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है प्राचीन, दूसरा है मध्यकालीन और तीसरा है मॉडर्न। यहाँ से आधुनिक वर्ड हटा लीजिएगा, केवल विश्व का। अब यहाँ पर हम जगे हुए हैं, यहाँ पर हम सोए हुए हैं और यहाँ पर फिर से जग गए। तो ये जो पुनर्जागरण वाला कॉन्सेप्ट है तो यहाँ का है। ठीक। ये शुरुआत होता है आरंभ से 5वीं सदी तक। ये 5 के बाद से लेकर के 16वीं शताब्दी हो गई और ये 16वीं शताब्दी के बाद की अवस्था है, आधुनिक आज तक चल रहा। यहाँ पर क्या दिक्कत थी कि यहाँ पर चीज़ें सब कुछ नेचर बेस्ड थी, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम था, धर्म का हस्तक्षेप कम था। और यहाँ की जो मेन घटना है वो आपको ध्यान में रखना है कि तीसरी शताब्दी में जो यूरोपीय साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य, उसका जो है विघटन हो गया। एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य बन गया, एक पूर्वी। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी रोम, इटली में एक शहर है।
पूर्वी जो रोमन साम्राज्य है उसकी राजधानी थी कॉन्टेस्टाइन, या हिंदी में बोलते हैं कस्तुनतुनिया। ये है आधुनिक तुर्किये में, टर्की का नाम बदल करके तुर्किये हो गया है। ठीक, दिक्कत ये हुई, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको कुछ ओवरव्यू दे देते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, बीच में है पनामा कैनाल, ये है यूरोप, इधर है अफ्रीका, इनके इनके बीच में है भूमध्य सागर, इधर से है एशिया पूरा, पश्चिम एशिया और ये सब, और इधर है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड, ये है यूरोप। आप मैप में देखेंगे तो ये है एशिया। एशिया क्या है, यूरोप के ईस्ट में है, और यूरोप क्या है, एशिया के वेस्ट में है। ठीक, ईस्ट को कभी भी इनकी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ईस्ट हमेशा जो है इसके लिए, अपने खाद्यान्न के लिए हमेशा इंडिपेंडेंट रहा है, स्वतंत्र। ठीक, कभी भी इन पर डिपेंडेंसी नहीं थी। ये हैं ठंडे प्रदेश, इनको चाहिए क्या, मसाला, स्पाइसेस। मसाले के लिए ये इधर डिपेंडेंट थे, एशिया की तरफ, मतलब ईस्ट की तरफ। ठीक, अब इधर जो ये डिपेंडेंट हैं, तो ये इनका डिपेंडेंसी कारोबार इधर आप मैप में देखेंगे तो यहीं पर है इटली, भूमध्य सागर में बिल्कुल। यह है जिब्राल्टर जल संधि, ठीक, जिब्राल्टर स्ट्रेट, यूरोप और एशिया अफ्रीका के बीच में। यहाँ पर है सुएज कैनाल, बाद में बनी, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ते हुए, और फिर इधर एशिया की तरफ हिंद महासागर और प्रशांत महासागर इधर है, प्रशांत महासागर यहाँ भी है और यहाँ भी। ठीक, पूरा धरती गोल है। तो ये मसाले की वजह से इनकी डिपेंडेंसी ईस्ट के साथ हमेशा रही, और यहाँ की ज़रूरत थी मसाला। क्यों? क्योंकि ठंडा प्रदेश था, वहाँ पर मसाला उनको जीवित रहने के लिए चाहिए ही चाहिए, औषधि के रूप में। ठीक, अब हुआ क्या कि ये जो ट्रेड चल रहा था, ये इधर ही तुर्की और इटली के थ्रू होकर के चल रहा था। एक घटना घट गई, घटना ये घट गई कि 1453 ईस्वी, 1453 ईस्वी का मतलब क्या हुआ, 15वीं शताब्दी। यहां पर क्या हुआ, कस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हो गया, तुर्कों का, टर्क्स का। और आपको पता है कि ये जो टर्की है या इटली है, ये क्या है कि उसी रूट पर पड़ता था जिस रूट से मसाले का व्यापार होता था ईस्ट और वेस्ट के बीच में, और आज तक इस रूट पर लड़ाई है जिसको आप सिल्क रूट बोलते हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि जब इनका अधिकार हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि ये अपने मुनाफे के लिए और जबरदस्ती अपना एकाधिकार जमाने के लिए इस व्यापार को क्या करने लगे, डेट्रियोट करने लगे, मतलब उसको अव्यवस्थित करने लगे। मनमाने तरीके से दाम बढ़ा लेना, मनमाने तरीके से जबरन वसूली करना, मनमाने तरीके से अपना शुल्क बढ़ा लेना, कोई औचित्य नहीं। आज अगर मालवाहक जहाज के लिए या माल ले जाने लाने के लिए सिक्योरिटी देने के लिए अगर वो 10 रुपए ले रहे हैं, तो कल से 100 रुपए ले लेंगे। अगर उनसे व्यापारी पूछ रहे हैं कि ऐसा आपने क्यों किया, बस हमारा मन। तो अननेसेसरी रूप से इन्होंने परेशान करना। अब स्वाभाविक सी बात है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब जब परेशान हो गए, अच्छा ये यहाँ पर क्या हुआ, ये मानते थे इस्लाम को,
और ये रोमन साम्राज्य किसको मानते थे? ईसाइयत को। अब इन दोनों में क्या हुआ? यहां पर लड़ाई शुरू होने के पहले 5वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में क्या हुआ? यहां पर हुआ धर्म का शासन। और धर्म के शासन की आड़ में शासन किसने किया? सामंतों ने। सामंत व्यवस्था। यहां पर सामंत कौन थे? चर्च के मीडिएटर थे। ठीक। अब क्या हुआ कि इस धर्म के शासन ने इतना ज्यादा जो है लोगों को त्रस्त कर दिया कि लोग इस शासन से ऊब गए। तो इनकी टक्कर में कौन खड़ा हो गया? इनका शासन आ गया। अब इनमें और इनमें आपस में क्या हो गया? लड़ाई शुरू, जिसको आप बोलते हैं क्या? क्रूसेड, धर्म युद्ध। धर्म युद्ध और कुछ नहीं था, केवल और केवल उसी सिल्क रूट पर कब्जा करने का, कि किसका कब्जा होगा, ईसाइयत का या तुर्कों का, इस्लाम का। तो धर्म युद्ध क्या था? दो धर्मों के बीच की लड़ाई थी, इस्लाम और ईसाइयत। और इसमें विजय कौन हुआ? क्यों? क्योंकि इन्होंने चर्च का इस्तेमाल, धर्म का इस्तेमाल लोगों को प्रताड़ित करने के लिए इतना ज्यादा बीच में जो है आडंबर, पाखंड इतना ज्यादा जो है हो गया कि लोग क्या हो गए? धर्म से इतने त्रस्त हो गए कि आज भी आपने सुना होगा कि वहां पर धर्म निरपेक्षता वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसा कि भारत में है। एकल धर्म के लोग रहते हैं। ठीक। इसी वजह से उन्होंने धर्म से इतना ज्यादा उत्रस्त हो गए कि धर्म से उन्होंने बिल्कुल राज्य ने क्या कर लिया? किनारा कर लिया। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कि यूरोप की जो धर्म निरपेक्षता की अवधारणा है और भारत की, उनमें क्या अंतर है? वो निगेटिव सेंस में लेते हैं धर्म को, और हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव सेंस। हम ना तो किसी धर्म को प्रमोट करेंगे और ना ही किसी को अपोज करेंगे। और उसका कारण क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर बहु विविधता वाला समाज होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि धर्मनिरपेक्षता उसका एक अभिन्न अंग होगा, उसके बिना वो राज्य नहीं चल सकता। ठीक। तो ये धर्म युद्ध हुआ। धर्म युद्ध में इनकी विजय हो गई, सामंत मारे गए, चर्च का शासन, पोप का शासन खत्म हो गया। ठीक। अब ये वाला है जहां हमने कहा कि यहां पर सोए हुए हैं, ये सोए होने का कारण ही यही है कि यहां पर जो है सारी जो तार्किकता था, सारी बौद्धिकता थी, वो किसने जो है आच्छादित कर लिया? धर्म ने। धर्म सबसे ऊपर है, धर्म से बड़ा कोई नहीं है। इसी धर्म की आड़ पर आकर के पता नहीं कितने एस्ट्रोलॉजर्स, खगोलविद और विज्ञान को प्रमोट करने वाले कितने लोगों को फांसी दे दी। ये धर्म के, चर्च के विरुद्ध बोल रहे हैं। कॉपरनिकस अगर ये कह रहा है कि धरती घूमती है, सूर्य नहीं घूम रहा है, तो लोग उसको सूली पर चढ़ाए दे रहे हैं कि नहीं, ये चर्च के या धर्म के विरुद्ध बोल रहा है। ठीक। अब यहां पर धर्म का इतना ज्यादा हो गया था, तो यही क्या था? हमारा सोया हुआ काल था, जो हम पुनर्जागरण कह रहे हैं कि यहां पर सब कुछ सही था, उसके बाद हम सोए और फिर इसी बंधन को तोड़ करके वापस से जागृत हो गए, जिसको आपने पुनर्जागरण कहा। तो पुनर्जागरण 16वीं शताब्दी में और कुछ नहीं है, इसी चर्च की सत्ता का क्या है? धर्म का विरोध है। ठीक। और इसी 16वीं शताब्दी में ये कॉन्सेप्ट आया जिसको आप कहते हैं पुनर्जागरण, फिर से जागना। तो पुनर्जागरण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण शुरुआत हुआ 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में कोई चीज अगर शुरुआत हुई तो उसको मैच्योर होने में, उसको परिपक्व होने में टाइम लगेगा। तो 18वीं शताब्दी तक आते आते वो मैच्योर हो गई। और इसी 18वीं शताब्दी की जो मैच्योर्ड इंसिडेंट है, इसी का नाम है
प्रबोधन या इनलाइटमेंट। बात समझ में आ गई? तो प्रबोधन या ज्ञानोदय क्या है, यहां पर लिख लीजिएगा कि तार्किक, वैज्ञानिक, अन्वेषण की प्रवृत्ति की परिपक्व अवस्था को ही क्या कहते हैं, इनलाइटमेंट, प्रबोधन। अब चलते हैं इसके विशेषताओं में। अर्थ हमने समझ लिया कि इसका मतलब क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ फीचर्स हैं। उस फीचर्स में तीन चार चीजें आप ध्यान में रखिएगा। पहला पहला कारण ये है, पहला विशेषता ये है इस फीचर, इस इनलाइटमेंट की, कि हर चीज आपको मान नहीं लेना है एक परंपरा के अनुसार, उसका कारण देखना है। तो सबसे पहला इसका जो फीचर है वो ये है कि हमें सोचना सिखाया। ठीक, तो पहला फीचर क्या है, ज्ञान को विज्ञान से जोड़ना। अगर कोई चीज है तो क्यों है, हम उसके कारण पर जाएंगे। तो कार्य कारण पर बल दिया गया। पहले जो स्थान चर्च का था, धर्म का था, मतलब परलोक की बात की जा रही थी, इस लोक की बात नहीं की जा रही थी। जो सामंत लोग थे, जो चर्च के पोप थे, वो क्या कर रहे थे, धर्म की आड़ में लोगों का शोषण कर रहे थे। ठीक, अब उस शोषण से जब लोगों ने विद्रोह कर दिया, तब क्या हुआ कि लोगों ने परलोक की बात नहीं कर रहे हैं, जन्नत की बात नहीं कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी हम क्या हैं, अभी हमारी स्थिति कैसी है, उसका कारण क्या है, इस पर विचार किया जा रहा। तो परलोक की बजाय इहलोक पर बल। ठीक, परलोक की बात नहीं कर रहा है, कार्य कारण पर बल। एक आपने कहावत सुनी होगी, जानो तो मानो। पहले उसका तर्क जानिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बाद उसको एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। हमेशा एक उत्सुकता बनी रहे कि ऐसा हो रहा तो क्यों हो रहा। कार्य कारण पर बल इस वजह से दे रहे हैं कि हमें नेचर में जो भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, तो हमें उसका कारण पता होना चाहिए। हर एक घटना दूसरे घटना से किसी न किसी चीज से रिलेटेड है। अब अगर हम उसके कारण को जान जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी अय्यासी के लिए या दूसरे को दबाने के लिए उस कारण को जान करके उसका यूज करेंगे। हम उस कारण का जान यूज क्यों करेंगे, ताकि मानवता की रक्षा की जा सके। उस प्राकृतिक घटना से जो जन हानि हो रही है, होगी, उसको हम क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें, कम से कम हानि। इसी वजह से आपने सुना होगा कि आपदा प्रबंधन, आज के डेट में आपदा प्रबंधन क्यों कर रहे हैं, कि भूकंप को हम रोक नहीं सकते, लेकिन भूकंप से होने वाली क्षति को कम कर सकते हैं। ठीक, इसी वजह से क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। इतना ज़्यादा मौसम प्रणाली, इतना ज़्यादा मौसम पूर्वानुमान क्यों कर रहे हैं, ताकि इसी वजह से, ताकि उस जो प्राकृतिक घटना घटे, उससे हम क्षति को क्या कर सकें, कम कर सकें। मानवतावाद पर बल दिया जा रहा है। मानव अब केंद्र में है, धर्म नहीं, ये ध्यान रखिए, ये इसकी विशेषता है। मानवतावाद मतलब केंद्र में मानव, धर्म या चर्च नहीं। मेन उद्देश्य क्या है, मानव। ठीक, धर्म या चर्च नहीं। एक चीज और इसमें से ध्यान रखिएगा कि यहां पर
ईसाइयत का बात हो, धर्म की बात हो, उससे परे जाने की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि उसमें जो आडंबर हैं, उसमें जो क्या है अंधविश्वास हैं, उनको क्या करना है, उनसे मुक्ति की बात की जा रही है। ठीक है, कि अगर आपने कहा कि पुजारी जो है पूजा करके भगवान तक आपकी प्रार्थना पहुंचा रहा है, तो भगवान ने तो हम सभी को बनाया है, भगवान ने पूरा नेचर को बनाया है, तो हमें पुजारी की आवश्यकता क्यों है, हमें पोप की आवश्यकता क्यों है, हमें मौलवी की आवश्यकता क्यों है? हम तो किसी को नहीं मान रहे हैं। जब उन्होंने मालिक ने हमें बनाया तो हम डायरेक्ट मालिक से बात करेंगे, बीच में आप क्यों मध्यस्थता की बात कर रहे हैं? ठीक, तो यही सब चीज़ें क्या हैं, केंद्र में है। धर्म से दिक्कत नहीं है, धर्म के आडंबर से, धर्म के अंधविश्वास से दिक्कत। ठीक, तो उसी अंधविश्वास को उसी आडंबर पर चोट करने की बात ये कर रहा है, क्या, ज्ञानोदय। ठीक, विकृति पल बल दे रहा है। ठीक है, प्राकृतिक चीजों की, घटनाओं की स्टडी की बात कर रहा है, उसके उनके कारणों के तर्क की बात कर रहा है कि अगर घटनाएं हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, दिन रात क्यों हो रहे हैं, सूरज चांद कहाँ से आ गए। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये इसकी क्या है, विशेषता है। ठीक, अच्छा, इसके पहले क्या चल रहा था? इसके पहले ये चल रहा था कि मैंने आपको बताया कि चर्च और धर्म का समाज में विशेष स्थान, और उन्होंने अपने स्थान का क्या किया, दुरुपयोग किया। तो ऐसा नहीं कि हम सारी घटनाओं को, सारे कारणों को एक दिन में जान लिए। 16वीं शताब्दी से हमने शुरुआत की और 18वीं शताब्दी में मैच्योरता आ गई, परिपक्वता आ गई। ठीक, अब यहाँ पर भी आज तक देखिए साइंस में रिसर्च चल रहा है, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, खगोल विज्ञान को, आकाशगंगा को, ये सब पूरी सृष्टि का, ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिक्कत आ गई कि एक ही जगह, एक ही साथ तो ये सारी चीज़ें हो नहीं गई। अब जब नहीं हो गई तो पहले क्या समझा जाता था, पहले ये समझा जाता था कि मनुष्य जन्म से पापी है। ये धारणा कहाँ है, ये धारणा है मध्यकाल की, जब चर्च और उनका शासन था, और इसी पाप से मुक्ति के लिए वो लोग क्या कहते थे कि चर्च की शरण में आओ, ये धर्म मानो, ये आडंबर करो। जबकि इस ज्ञानोदय की अवधारणा क्या है कि मनुष्य जन्म से विवेकशील है, पापी नहीं है, स्वतंत्र है। ठीक, ये है। अच्छा, अब जिस घटना को हमने क्या किया, तार्किकता से, वैज्ञानिकता से प्रूफ कर लिया, उसको तो हम मान लिए कि हाँ ये इसके अगेंस्ट में ये प्रूफ है, और अभी तक जो हम मानते थे वो गलत मानते थे। लेकिन जिस चीज को हम नहीं व्याख्या कर पाए, और जिस चीज को व्याख्या नहीं कर पाए, तो हमने किसका सहारा लिया, विश्वास का, ईश्वर का। ठीक, तो ईश्वर और विश्वास तभी तक है जब तक कि जिस चीज का आपको उत्तर नहीं पता, फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, भाग्य और ईश्वर के भरोसे छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, पहले किसी को बुखार आता था, लोग क्या करते थे, झाड़ फूंक करते थे, पैरासीटामॉल कोई नहीं खाता था, एंटीबायोटिक कोई नहीं खाता। क्यों? क्योंकि इतना डेवलपमेंट था ही नहीं, लोगों को पता था ही नहीं। तो झाड़ फूंक करा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। बारिश होती थी तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान क्या करो, यहाँ से जो है हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी, आगे बढ़ो, कहीं और बारिश करो। अब क्या कर रहे हैं, बारिश नहीं भी हो रही है तो क्लाउड सीडिंग करके ज़बरदस्ती बारिश कराए दे रहे हैं। तो ये क्या है, ईश्वर को आप वहीं पर ईश्वर या विश्वास को मानेंगे जहाँ पर आपके पास कोई तर्क नहीं हो। ठीक, तो एक चीज़ और यहाँ पर लिख लीजिएगा, एक लाइन और, कि जहाँ ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलता,
वहाँ विश्वास, फेथ की ज्योति से रास्ता दिखाई देता है। ये लाइन भी यहाँ पर मस्ट है, क्योंकि हमने एक ही दिन में सारा कार्य और कारण के सिद्धांत को नहीं समझा। ठीक, ये आज तक जारी है। अब ये तो हो गई इसकी विशेषताएं, कुछ फीचर्स हैं। अब हमें ये देखना है कि इस फीचर्स के बाद कुछ ऐसे विचारक पैदा हो गए जिन्होंने इसको क्या किया, प्रमोट किया, इस पर क्या दिया, बल दिया, और ये धारणा क्या हो गई, आगे बढ़ी। उन विचारकों में 3 विचारकों का नाम आप ध्यान रखिएगा। एक तो हैं रूसो, रूसो। दूसरे हैं वाल्टेयर, और तीसरे हैं मॉन्टेस्क्यू। रूसो और मॉन्टेस्क्यू में अंतर यह है कि ये थोड़ा हृदय को अच्छी लगने वाली बात करते हैं, जिससे कि क्या हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, लोग आराम से बहला फुसला करके बात मान लें। और ये क्या करते हैं, ये तार्किकता की बात करते हैं, तो वो सबको समझ में नहीं आए। ठीक, जो पढ़ा लिखा है उसी को समझ में आएगा, और उसको भी समझने के लिए थोड़ा हाईली इंटेलेक्चुअल होना जरूरी है। ठीक, ये थोड़ा प्रकृति के करीब है। कुछ ऐसी घटनाओं का लेकर के बताएंगे आपको कि लगेगा कि हाँ, यही बात सही है। और ये क्या है, थोड़ा उसके अपोज में होकर के बात करते हैं, और हर चीज में वैज्ञानिकता और तार्किकता की बात भी करते हैं। ठीक, तो रूसो के चिंतन में आपको ये ध्यान में रखना है, इन्होंने 3 बातें की। पहली बात क्या की, कि प्रकृति पर बल दिया। दूसरी बात, सामाजिक असमानता पर चोट की। और तीसरी बात, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। और इसी में एक और सिद्धांत है, समान इच्छा का सिद्धांत। शॉर्टकट में कहा जाए तो समाजवाद, प्रजातंत्र और निरंकुशता, ये तीनों चीज इनके विचार में मिलेंगी। ठीक, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब किसके नारे हैं, रूसों के। ये है स्वतंत्रता। नेचर ने मनुष्य को क्या किया, स्वतंत्र पैदा किया, इनका स्टेटमेंट है। और इनका स्टेटमेंट क्या है वो ध्यान रखिए, कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो जंजीरें कौन सी हैं, यही परंपरा, सोसाइटी के नियम, चर्च के नियम, धर्म, ये सब बाद में पैदा होने के बाद आए। शुरुआत में तो कहीं कुछ नहीं है। एक छोटे बच्चे को धर्म से क्या मतलब है, छोटे बच्चे को तमीज से क्या मतलब है, छोटे बच्चे को सोसाइटी के कानूनों से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। ठीक,
तो रूसो का स्टेटमेंट क्या है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात कर रहे हैं कौन? रूसो। ये है स्वतंत्रता, यह है समानता और यह है बंधुत्व। समाजवाद कि सभी क्या है? इक्वल है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति धर्म भेदभाव नहीं। प्रजातंत्र और निरंकुशता, ये हमें थोड़ा समझना है। देखिए, प्रकृति पर बल, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने मानव की स्वतंत्रता पर बल दिया। इन्होंने ये कहा कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है और जैसे प्रकृति पर कोई निरंकुश, प्रकृति पर कोई अंकुश नहीं है, ठीक वैसे ही मनुष्य पर भी कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। ये किस अंकुश की बात कर रहे हैं? ये जो धर्म के आडंबर है की बात कर रहे हैं। ठीक, धर्म के जो ठेकेदार हैं उनकी बात कर रहे हैं कि ये बेकार में है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, जब सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं तो कोई भी ईश्वर से डायरेक्ट प्रार्थना करके बात कर सकता है, उसमें ठेकेदारों की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। सामाजिक असमानता पर चोट ये इस वजह से कर रहे हैं कि भेदभाव ना हो, ऊंच नीच ना हो, हाई क्लास लोअर क्लास ना हो, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात इसी वजह से कहा जा रहा है। तीसरी बात यह है कि राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत या समान इच्छा का सिद्धांत ये कहता है, देखिए राज्य बना कैसे? कुछ लोग मिल करके अपनी पावर एक अथॉरिटी को दिए और कहे कि आप जो है ये सामाजिक व्यवस्था, ये संविधान, मतलब हम लोगों पर शासन कीजिए, और इसी अथॉरिटी का नाम है राज्य। अब देखिए, जब हमने इनको पावर दी, अपनी कुछ अपने अधिकार इनको दिए कि आप ये काम कीजिए हमारे लिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि बड़े हम हैं या राज्य? स्वाभाविक सी बात है कि बड़े हम हैं। अब जब हम हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग हैं जिन्होंने कुछ अधिकार को त्याग करके राज्य नामक अवधारणा सौंपी, बनाई, अस्तित्व उसका लाया, तो स्वाभाविक सी बात है कि इन सब की इच्छा से ही राज्य बना है, राज्य की इच्छा से ये नहीं है। इसी को ही बोलते हैं समान इच्छा का सिद्धांत। मतलब ये राज्य जो भी करेगा वो इनकी भलाई के लिए करेगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि हमने बनाया इनको और ये इतने पावरफुल हो गए कि इन्होंने अपनी इच्छा इस पर थोपनी शुरू कर दी, लोगों पर, जिन लोगों ने इनको बनाया। और जब ऐसा होता है तो एक विचारक थे जिसका नाम है रोबेस्पियर। इन्होंने कहा था कि अगर राज्य अपनी इच्छा लोगों पर थोपना शुरू कर दे तो वो क्या हो जाएगा? निरंकुश। समान इच्छा का सिद्धांत क्या कहता है कि लोगों की समान इच्छाएं लेकर के राज्य कोई पॉलिसी बनाए तो ये माना जाएगा कि भाई सभी लोगों की इच्छा है। लेकिन अगर राज्य इनकी इच्छा का विरोध करके अपनी इच्छा इन पर थोपे और कहे कि नहीं यही आप लोगों की इच्छा है, तो वो उस समय क्या बन जाएगा? निरंकुश। तो इसी वजह से कहा गया कि इसी में, ये जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसी में निरंकुशता के बीज भी दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पर? तो नॉर्मल कंडीशन में राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, समान इच्छा का सिद्धांत, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर राज्य लोगों की इच्छाओं का जो है ध्यान न रखते हुए अपनी इच्छा अगर लोगों पर थोपने लगे समान इच्छा के नाम, तो वहीं पर वो क्या बन जाता है? निरंकुश। ठीक, चलिए, मॉन्टेस्क्यू का क्या ध्यान में रखना है? अच्छा, इनका एक पुस्तक है, ये नाम लिख लीजिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। ठीक, और बताया गया है कि राज्य बनता कैसे। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू का ये ध्यान में रखना है कि मॉन्टेस्क्यू का एक फेमस है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत।
शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। और ये बेस है अमेरिका की संविधान का। मॉन्टेस्क्यू ने ये माना कि किसी भी व्यक्ति में सारी शक्तियों का संकेंद्रण होना अच्छी बात नहीं है, और यही कारण है कि वहाँ पर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, उनके बीच में इतना ज़्यादा पृथक्करण है कि कोई किसी के उसमें इंटरवीन कर ही नहीं सकता। एक तो ये है क्योंकि उन्होंने इससे बहुत प्रभावित थे। वो क्यों प्रभावित थे आगे भी बताएंगे। इन्हीं सब विचारकों की ही देन थी कि अमेरिका एक देश बना, अदरवाइज वो पहले देश नहीं था, और वो आधुनिक विश्व का पहला लोकतंत्र कहा जाता है। इन्हीं विचारकों की देन थी। ये देख रहे हैं, ये जो 16वीं 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक आते आते ये जो वैज्ञानिक और तार्किक अन्वेषण की बात मैच्योर हो रही है, परिपक्व हो रही है, इसी का परिणाम था कि अमेरिका में क्रांति हो गई। लोगों को अपने अधिकार पता चले, लोगों की अपनी वैज्ञानिक सोच विकसित हुई, और फिर जब उन्होंने अपने अधिकार को जाना तो उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है। और इस विचारक से वो इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने अपने संविधान में, बहुत कठोर संविधान इसी वजह से कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन और वो राष्ट्रपति प्रणाली वहाँ पर वो है लोकतंत्र की। ठीक है, संसदात्मक व्यवस्था नहीं है भारत के जैसे। भारत में क्या है, आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा कि तीनों अंग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, सहयोग पर चल रहे हैं। बंटवारा उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना कि अमेरिका में है। ठीक, और वो किस चीज़ से है, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू का शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत, कि एक ही व्यक्ति में सारी शक्तियां संकेंद्रित मत कीजिए, अदरवाइज वो निरंकुश हो जाएगा। ठीक है। वाल्टेयर भी इन्हीं सब चीज़ों के बीच में क्या कर रहे हैं, चर्च पर, धर्म के आडंबर पर हमला कर रहे हैं। वाल्टेयर का एक स्टेटमेंट है कि एक ही ईसाई बचा था, उसको भी लोगों ने क्या कर दिया, सूली पर चढ़ा दिया। इसका क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि धर्म के नाम पर लोगों ने क्या किया, अत्याचार। ईसाइयत का जन्म क्या था, लोगों की भलाई के लिए था, लेकिन उसको चर्च और धर्म के आडंबरों ने क्या कर लिया, उसको इतना जकड़ लिया कि लोग उससे क्या कर लिए, उब गए। ठीक, तो इन्हीं सब विचारकों का योगदान था क्या, अमेरिका की। ठीक, और जहाँ जहाँ भी उस समय क्रांति हुई उसके बाद इन्हीं सब विचारकों का योगदान। और ये विचारक आज नहीं, 2-4 साल बाद होते, 2-4 दशक बाद होते, लेकिन जब वैज्ञानिक और तार्किक प्रवृत्ति का एक बार जन्म हो जाता है तो रुकने का, क्योंकि उसमें उत्सुकता इतनी होती है। और मैंने आपको बताया कि जब तुर्कों ने क्या कर लिया, कस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर लिया, अधिकार कर लिया, और ट्रेड को जो है डिस्टर्ब करने लगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और फिर उसी समय आपने देखा होगा, या आगे देखेंगे, कि जब एक रूट डिस्टर्ब हुआ तो लोगों ने अल्टरनेट रूट जो है खोजने शुरू किए, और उसी का परिणाम था कि इतनी ज़्यादा भौगोलिक खोजें हो गई कि 1498 में अमेरिका की खोज हो गई, 1598 में भारत चले आए वास्को डिगामा पुर्तगाल से। ठीक, ये सब इन्हीं खोजों का परिणाम था। इसी, ये जो मार्ग रूट जो बाधित हुआ था, सिल्क रूट वाला, इसी बाधा का परिणाम था कि नई नई खोजें जो है शुरू हुई, क्योंकि लोगों को अल्टरनेट रूट चाहिए ही चाहिए थे। ठीक, प्रभाव, इसका क्या इफेक्ट रहा, तो पहला इफेक्ट क्या था, आधुनिक विचार सामने आए। ठीक, ये आधुनिक विचार कैसे सामने आए, आपने सुना होगा जर्मनी के गुटेनबर्ग, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बना दिया। एक ही
लॉट में कई सारी पुस्तकें जो है प्रेस, मतलब लिखित रूप में जो है रिकॉर्ड सबके पास अवेलेबल होने लगे। ठीक है, साक्षरता बढ़ी, फिर उसके बाद लोगों को सोचने समझने की क्षमता बढ़ी। आपने ये भी सुना होगा, ये जेम्स वाट वाला कॉन्सेप्ट लिख दीजिए। औद्योगिक क्रांति का भी जन्म इसी के बाद ही हुआ, इसी का परिणाम था। भाप इंजन का आविष्कार, टेलीफोन का, ये सब क्या है, इसके बाद ही है। दूसरी बात, अच्छा ये तो हुआ वैज्ञानिक चीजें। सोसाइटी के लिए क्या मिला, लोगों को स्वतंत्रता का मतलब पता चला, समानता की बात पता चली। ये नए नए विचार जो आ रहे हैं, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की बात की जा रही है। अभी तक बताया जा रहा था कि मनुष्य क्या है, जन्म से ही पापी है, लेकिन अब कहा जा रहा है क्या, कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र और विवेकशील है। ठीक। सेकंड बात क्या है, कि प्रयोग परीक्षण पर बल दिया गया, और इसी का परिणाम था क्या, औद्योगिक क्रांति। भौतिक साधनों में वृद्धि हो गई, भौतिक साधनों में वृद्धि हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि सभ्यता का विकास हुआ, लेकिन मानव मानव के बीच में दूरी वो क्या हो गई, बढ़ गई। मनुष्य के बीच दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, और इसी का परिणाम था कि सभ्यता के विकास के साथ साथ संस्कृति में क्या आने लगी, गिरावट आने लगी। इसका निगेटिव इफेक्ट भी है। ठीक। तीसरी चीज, मानववाद केंद्र में, सब केंद्र बिंदु क्या है, मानव, न चर्च न धर्म, और इसी का परिणाम था, जब लोगों ने अपने अधिकार जाने, तो इसी का परिणाम था अमेरिकी क्रांति। अमेरिकन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वही पढ़ेंगे। फोर्थ, मुक्त अर्थव्यवस्था। जब लोगों ने सोचा कि जब प्रकृति पर, प्रकृति ने एक बार, ईश्वर ने क्या किया, प्रकृति को एक बार बना दिया, अब उसके बाद उसमें चलाने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे घड़ी को जो है उसके मैन्युफैक्चरर ने बना दिया, उसके बाद सेल लगाई है और उसके बाद घड़ी चल रही है, उस मैन्युफैक्चरर की कोई भूमिका नहीं है घड़ी को चलाने में। ठीक। तो ठीक वैसे ही जब इन्होंने ये कहा, इन विचारकों ने, नए नए तर्क आए कि जब प्रकृति अपने आप चल रही है तो ठीक वैसे ही इकोनॉमी भी अपने आप चलनी चाहिए, और यहीं से मॉडर्न इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया, डिमांड एंड सप्लाई का। उसमें इंटरवेंशन नहीं करना है, डिमांड और सप्लाई, बस दो ही चीज़। और जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, स्वाभाविक सी बात है कि उसका रेट बढ़ेगा। और इस मुक्त अर्थव्यवस्था का ही जनक जो थे वो थे एडम स्मिथ। ठीक। अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया, असमानता बढ़ती गई। फिर वही चीज, सभ्यता का विकास होता गया, भौतिक संसाधनों का विकास करते गए, मानव मानव के बीच में द्वेष हो गया, मानव का स्थान किसने ले लिया, मशीनों ने, और फिर क्या हो गया, अकेलेपन, अवसाद, ये सब क्या है, इसी का बाई प्रोडक्ट। ठीक। आप भी देखे होंगे, आज भी सुनते होंगे कि इतना ज़्यादा आईआईएम आईआईटी से डिग्री लिए हुए युवा और डिप्रेशन का शिकार है। ठीक। बात समझ में आ गई। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा अमेरिकी क्रांति। ठीक। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए ये आपका टॉपिक है मेंस का। ठीक। तो मोटी मोटी हेडिंग और कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ जाए तो वहाँ पर लिखना है केवल और केवल 150 और 200 शब्दों के बीच में।
तो मुख्य बातें अगर आपको पता है, कहानी के रूप में आपको पता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप लिख लेंगे। ठीक। तो इसको बस केवल कहानी की तरह ही सुनते चलिएगा। एक पेज में एक टॉपिक का खाली नोट्स बना लीजिए, बस उसी को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो सुन लीजिएगा, बस इतना लिखाएंगे। ज़्यादा उसमें रिसर्च करने की ज़रूरत। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।